आप सभी को मेरा नमस्कार एंड हैप्पी टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज आज का हम न्यूज़ देखते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर। यहाँ न्यूज़ आई हुई है कि सर्ज इन दी फूड प्राइसेस। अब जो कुछ फूड प्राइसेस है उसमें जो है काफी इन्फ्लेशन आया है। तो उसी का रीजन बता रहे हैं कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री कि ये एक सीजनल रिस्पॉन्स है। हमने हर बार देखा है कि जब भी बारिश का मौसम आता है, आने पे होता है या बारिश का मौसम रहता है, अक्सर सब्जियां महंगी हो जाती हैं, काफी चीजें जो है महंगी हो जाती हैं। ठीक है। तो ये उसी के ही बारे में। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। कि जो ये देखिए डेटा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया है कि एक मंथ पहले क्या रेट था, उसमें क्या चेंज है, 1 ईयर पहले क्या था और 5 ईयर्स पहले क्या था। एंड प्लीज नोट इट डाउन ये परसेंटेज में। तो सपोज करें कि अभी 100 रुपीज पर केजी राइस का कॉस्ट पहले था, तो इस मंथ कितना है, 102 रुपीज 10 पैसे। आई होप क्लियर हो गया होगा। पिछले साल अगर 100 रुपीज था तो आज 110 रुपीज 20 पैसे हो गया। और पिछले 5 सालों में ओवरऑल कॉस्ट कितना बढ़ा है, तो अगर 100 रुपीज का था तो ये आपका 132 रुपीज 20 पैसे हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे मंथ वाइज, ईयर वाइज एंड 5 ईयर वाइज दिया हुआ। यहाँ कहीं अगर माइनस है तो ये पता चलता है कि पिछले साल जो है, इस साल जो चीजें हैं वो, अगर 100 रुपए का अगर 250 ग्राम आपको चाय मिल रहा था, तो अभी कितने में मिल मिल रहा है इस पर्टिकुलर ईयर में, वो आपको मिल रहा है अराउंड 97.3 में। ठीक है। तो इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, हमें एनालाइज करना है। और ये एनालिसिस में क्यों बता रहा हूँ, ये हम सीसेट का पेपर देते हैं, यूपीएससी का, तो वहां भी इस तरीके से डेटा आ जाते हैं और क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। हम बहुत बार क्या लगता है कि अच्छा 2 रुपए बढ़ा, क्या बढ़ा नहीं बढ़ा, परसेंटेज पे ध्यान नहीं देते। हम ये माइनस प्लस को नहीं समझ पाते जल्दीबाजी में। तो इस तरीके से जो है डेटा हमें एनालाइज करना है। ओके। तो यही बात हो रही है कि किस तरीके से जो है महंगाई बढ़ी है। ओके। टमाटर जो है वो काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पिछले एक मंथ में 95% का चेंज है। सपोज अगर मार्केट में 40 रुपीज का 1 केजी मिल रहा था टोमेटो पिछले मंथ जस्ट, आज वही बढ़ के 78 to 80 रुपीज हो। ओके। चलिए ठीक है। बट पिछले साल सेम टाइम से ये फिर भी 10% जो है सस्ता है। ओके। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं बायो फर्टिलाइजेशन स्कीम की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइट दी है। अब इसमें ये कौन सी स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कि पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम किस चीज के लिए है? प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एम्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसके अंदर पीएम प्रणाम जो है ये चीज लाई गई। ठीक है। लास्ट बजट में। तो इस पे ग्रीन लाइट दी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए पीएम प्रणाम क्या है और किस चीज से रिलेटेड है। ओके। चलिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट सेट टू गिव कैश। अब वो कैश दे रहे हैं, किस चीज पे कैश दे रहे हैं, राइस की जगह। अच्छा, क्या क्या हुआ कि उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था कि हम आपको जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उसे 5 केजी पर मंथ हम दिया करेंगे। ठीक है। ये उनकी मैनिफेस्टो में था। तो अब उनने बोला कि ठीक है चलो हम ये पूरा करते हैं। लेकिन अब इश्यू क्या हो रहा है कि जो एफसीआई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि हम ये कंप्लीट करेंगे। बट ये जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इन्हें देने से मना कर दिया। अब क्यों मना किया? कि सपोज करिए कि अब ऐसे एकदम से कोई भी स्टेट कुछ भी बोल दे, जो स्कीम्स चल रही हैं वो तो ऑलरेडी चल ही रही हैं। कोई बोले कि हम एक्सेस देंगे, 5 किलो ऑलरेडी मिल रहा है तो हम 10 देंगे, 10 मिल रहा है तो हम 15 देंगे। तो आपने तो प्रोक्योरमेंट का तो कुछ सोचा ही नहीं, जो सबसे बड़ा इस देश में सब इशू आ रहा है। आपने ना प्रोक्योरमेंट का सोचा कि हम कैसे लेंगे, ना आपने नए वेयर हाउसेस बनाए जहां पर मीन्स एक्स्ट्रा राइस डाली जा सके। आपने कुछ ही नहीं किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कुछ ही नहीं किया। बस आपने क्या कर दिया, आपने वादा कर दिया और बाद में आप ब्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी हमें चावल नहीं। तो ये इट्स अ वेरी लेम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। करेक्ट। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए।
आपको बोलना चाहिए कि हाँ, हम ये करेंगे, इसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्रिएट करेंगे, जो एडिशनल आपके पास चीजें हैं वो पहले बात करेंगे एफसीआई से, हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फंड एलोकेट करेंगे, इसके बाद आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद से एक्स्ट्रा मिलना चालू हो जाएगा। तो ये होता है रियलिस्टिक थिंग। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए ये चीजें। क्योंकि जब आप कहीं पे आईएएस आईपीएस या कहीं भी कोई भी काम कर रहे होंगे, आप ये पॉलिटिकल पार्टीज तो हर 5 साल पे 10 साल पे चेंज हो जाएगी, बट आपको तो 30-40 साल वहां पे वर्क करना है। करेक्ट। तो आपको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए, अब ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि अरे ये देखो ये नहीं दे रहा है क्या। जो एक पिलर होता है, फाउंडेशन पिलर इस चीज का, क्या वो सही था कि नहीं था, ये जरूरी है। अब एक और चीज, अब आपने ये तो बोल दिया कि ठीक है हम आपको 170 रुपए पर मंथ देंगे पर आदमी, क्या इससे किसी की जिंदगी चल जाएगी? नहीं। इससे अच्छा आप उसको स्किल दें, उसको रोजगार दें। वो अगर दिन के 250-300 रुपए कमाए कम से कम, वो ज्यादा बेटर है। और वो सब कुछ खरीद लिया, फिर 170 रुपए आप एक मंथ का दे रहे हैं, मीन्स आप दिन के 5-6 रुपए दे रहे हैं। सीरियसली। तो गवर्नमेंट बस मतलब ऐसे ये सब चीजें सही नहीं है। ठीक है। चलिए अब हम इस पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एफसीआई की बात की है और बाकी चीजों की बात की, तो हम उस पे यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स देखते हैं। एक चीज ये होती है कि अब एफसीआई जो प्रोक्योर करता है, एफसीआई जो प्रोक्योर करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ ये, तो कैसे प्रोक्योर करता है? ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट पहले एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, मार्केट में। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और इसके कारण कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, बिकॉज इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई थिंग। कि अब अगर डिमांड मान लीजिए 100 केजी की है, सपोज करिए वीट की, ठीक है, और डिमांड 100 की है, प्रोडक्शन 120 का हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है 20 कोई कहाँ से लेगा? और लेगा भी तब क्या होगा? रेट गिर जाएंगे। कभी कभी रेट इतने भी गिर सकते हैं कि आपकी लागत लगी थी सपोज करिए 10 रुपीज पर केजी, अब मार्केट में बोल रहे हैं कि नहीं हम 8 रुपए से ज्यादा ही ले देंगे। तो ऐसे में अगर डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़ जाए, तो गवर्नमेंट हमेशा एमएसपी देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। हम तो इतना इतने रेट में आपसे खरीद लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से वो पर्टिकुलर क्रॉप को उगाइए। इससे दो चीज होती है। एक तो फार्मर जो होता है वो स्ट्रेस फ्री कहीं ना कहीं लेवल तक रहता है कि चलो इतना प्राइस तो मिल ही जाएगा। सेकेंड चीज, फूड स्कैरसिटी का भी इशू नहीं होता है कि अगर प्रोडक्शन हो भी गया है और ज्यादा भी हो रहा है तो कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है। तो इससे दो काम हो जाते हैं। अब ये बात की जाए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कौन देता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये जो है आपको सीएसीपी देता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये बताता है कि कितना होना चाहिए रेट, ठीक है, पर केजी या पर यूनिट के हिसाब से। अब एक और बात कि ये प्राइस कब, जब प्रोडक्शन हो गया या फिर जब काटने का टाइम आता है तब रेट दिया जाता है, या पहले? तो हम ये लॉजिक भी लगा सकते हैं कि अगर रेट हमें बाद में पता चले और हमारी लागत ही कहीं ना कहीं ज्यादा है, ठीक है, और रेट एकदम से गवर्नमेंट बोल रही है 8 पर केजी, बट हमारी लागत तो 9 रुपए जा रही थी, तो हम यहाँ भी लॉस पे। तो गवर्नमेंट ये चीज नहीं करती, फिर इंसान क्या करता है, इस डर के मारे कहीं जो एमएसपी हो कहीं वो गवर्नमेंट कम ना दे, तो इंसान कम फिर प्रोडक्शन करेगा ना। तो इसीलिए जब वो उसे बोया जाता है तभी ये बोल दिया जाता है कि आपकी एमएसपी इतनी है। ठीक है। तो हार्वेस्टिंग टाइम पे नहीं, सोइंग टाइम पे ही ये चीज, आपकी एमएसपी जो है ये लागू कर दी जाती है, बता दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोट होते हैं ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में, डायरेक्ट मेंस में। क्या रीजन है ऐसा करने का? क्यों एमएसपी पहले कर दिया जाता है? क्या क्या सीएसीपी अपना वर्क अच्छे से कर रहा है? क्या उसमें और सुधार होने की गुंजाइश है? ठीक है। क्या एफसीआई अपना काम सही कर रहा है? एफसीआई में भी और क्या क्या इश्यूज हैं? तो ये इस तरीके से डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं ये सब चीजें यहीं पे लेके जाता हूँ कि आप यहीं से कनेक्ट कर सकें। ओके। चलिए अब हम ये देख लेते हैं एफसीआई के बारे में। अब देखिए कोई भी बॉडी है तो वो पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, या स्टैच्यूरी बॉडी तो नहीं है। अभी स्टैच्यूरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, बाकी हम ब्रीफ तो पॉलिटी के सेक्शन जब ये चालू होगा
सीरीज तो वहां तो हम बहुत अच्छे से करेंगे ही, लेकिन यहाँ भी आपको प्रॉपर नॉलेज हो, ताकि आप यहीं पे पढ़ते पढ़ते भी चीजें लर्न कर सके। देखिए, अगर कोई भी चीज संविधान में लिखी हुई है तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स के बारे में वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मिनिस्टर्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। बट वैसे ही बाकी कुछ चीजें होती हैं कि फाइनेंस कमीशन, आई थिंक आर्टिकल 280 के अंडर है वो, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब जो चीज कभी एक्ट या कानून लाया गया, ठीक है, हम लेते हैं ना एक्ट 2015 का ये एक्ट है या फिर कोई भी और एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग मीन्स जो लॉ बन के आता है उसको स्टैच्यूरी, हम ये राइट्स देते हैं। ठीक है, इसको स्टैच्यूरी बॉडी कहते हैं। अब ये देखिए, एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इज अ स्टैच्यूरी बॉडी क्रिएटेड एंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंडर में आता है कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि खाने पीने की चीज है, फूड कॉर्पोरेशन, तो इसे वो भी आप याद रख सकते हैं, कंज्यूमर अफेयर में आएगा। बाय इनेक्टिंग ऑफ फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964, तो इस एक्ट के तहत ये स्टैच्यूरी बॉडी है। ओके, चलिए। अब देखते हैं हम कि ये न्यूज है यहाँ पे कि टीएस सिंह देव गेट्स छत्तीसगढ़ डेप्यूटी सीएम पोस्ट। अब डेप्यूटी सीएम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाँ जब सीएम नहीं रहे किसी कारण तो डेप्यूटी सीएम वो काम करते हैं। बट क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्या ये संविधान में है? जब मैं बोलूं तो आप बिल्कुल कमेंट पे लिख सकते हैं। आंसर आप बाद में चेक करें, है ना, किसी भी चीज का। फिर बाद में आप बताएं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आपने सर 5 क्वेश्चंस पूछे थे जिसमें कि 3 मेरे सही थे, बाद में आई हैव लर्न दोज थिंग्स। या 5 में 5 सही है, 5 में 0 है, जैसा भी, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें लर्न करना है। ठीक है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। तो ये जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग हर बार डाउट में होते हैं कि अच्छा ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, सीएम की बात कर रहे हैं, बट नहीं। अनलाइक सीएम, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स जो होते हैं कैबिनेट के, जो मिनिस्टर्स होते हैं चाहे स्टेट के हो चाहे वो सेंटर के हो, वो सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बट डेप्यूटी सीएम इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन। क्लियर? यस, सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है, और ये बहुत ज्यादा दिल्ली में देखा जा रहा है। ठीक है, क्या हुआ है कि एक लड़का है, उसका नाम है साहिल खान। ओके, साहिल खान ने, एक साक्षी करके लड़की है, वो बेचारी बच्ची सिर्फ 16 साल की थी। अभी जो भी रीजन रहा हो, लव या वॉट एवर, वो उसने नहीं माना, इसकी बात नहीं मानी। ऑब्वियस सी बात है, यू कांट फोर्स एनीवन। और वो नहीं मानने के कारण ही कहीं ना कहीं, अब क्लियर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इसने उसकी चाकू मार के हत्या कर दी। कितनी बार? 20 टाइम्स ही स्टैब्ड। तो क्या हालत की गई होगी, अब आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हुई हैं। देखिए, लव एंड ऑल ये एक अलग चीज होती है, बट यहाँ पर ये बहुत गलत इंटेंशन जाता है कि वो एक तो नाबालिग है। अब यहीं पे आप एक बात बताइए, अगर मैंने यूसीसी की बात की, तो 18+ जो होते हैं वही शादी के लायक होते हैं। बट मैं गलत नहीं हूं, तो इस्लाम धर्म में माना जाता है कि प्यूबर्टी जैसे आ जाए, हो सकता है बाकी धर्म में भी लिखा हो सकता है, मनुस्मृति में भी हो, लेकिन वो शादी के लायक हो जाती है, ऐसा माना जाता है। पहले तो ये तो खैर, साक्षी जो है वो हिंदू धर्म की थी। ठीक है, अब उसे इस तरीके से स्टैप किया गया, तो कितना, खैर क्या ही कहा जाए, दिल्ली में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे इसका क्या क्या पनिशमेंट है, क्योंकि देखिए आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए। सेक्शन 302 क्या है, मर्डर। अगर आप आईपीएस पुलिस कहीं भी एज अ ये जा रहे हैं, तो ये एक एक्सपेक्टेड होता है कि आपको पता हो कि एटलीस्ट 302 मर्डर है। अब ये 354A क्या है, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। इसका भी केस लगा है, क्योंकि वो बहुत बहुत बार हराश किया करता था
रोकना टोकना। ठीक है, 509, वर्ड जेस्चर और एन एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ये सब के तहत वहां पे केस लगा। साथ में जब मर्डर कर दिया गया, तो क्योंकि वो 16 साल की थी, तो पॉस्को एक्ट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी केस चलाया जाएगा। प्लस उसमें SC ST कम्युनिटी से वो लड़की थी, तो उसके अंडर भी जो है केस इस पे डाला गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे लोगों को सीधे हैंग टिल डेथ दे देनी चाहिए तुरंत, क्योंकि यहाँ पे जो है पता चल गया है। पुलिस ने भी बोल दिया है, बस कुछ एविडेंस और कलेक्ट करने हैं। बाकी पुलिस से लेके हर जगह यही न्यूज है कि अब इसे ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सीधे डेथ पेनल्टी से कुछ कम होता ही नहीं है ये सब चीजों की। अब देखिए इसका कितना बड़ा ट्रॉमा पड़ता है, जो 12 साल का इसका भाई है, वो अभी तक ट्रॉमा में है। क्योंकि इतनी ब्रूटली मारा, और जब उसके भाई को पता चला तो वो कांपने लगा। पेरेंट्स की क्या मेंटेलिटी रह जाती होगी, क्या क्या सिक्योरिटी रहती होगी, हर कोई ऐसे में डरेगा। और ये जो कम्युनिटी, एक कम्युनल एंगल जब आता है, तब को और प्यार से ये चीजें लेनी चाहिए, लेकिन हम इस तरीके से ले रहे हैं, है ना। फिर एक हल्ला होता है कि कन्वर्जन के लिए भी प्रेशर डाला जा रहा है। अगर आप प्यार में है, तो मैंने देखा मेरी फ्रेंड है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज वेरी मच रॉन्ग। आप बताइए कि कन्वर्जन इज वेरी मच रॉन्ग जस्ट फॉर द मैरिज पर्पस। ठीक है, एक मैरिज के लिए जो है कन्वर्ट हो जाना, ये बहुत ही बेकार चीज है। अब ये यहाँ पे यही चीज निकल के आ रही है कि अगर आप प्यार मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो ये चीज होगी। और ये काफी इंसिडेंट बढ़े इसके बाद ये सब चीज सामने आ रही है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें लिबरल बनना है, इसलिए UCC की इसलिए भी जरूरत है। सबके लिए एक कानून है। ठीक है, और ये सब चीजें हो तो एक अलर्टनेस रहे। और अगर आप इस पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं देंगे, तो ये चीजें फिर लोग उतनी सीरियसली नहीं लेंगे, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि औरंगजेब लेन रिनेम्ड एज APJ अब्दुल कलाम लेन। ये जो 2015 में ये चेंजेस लाए गए थे, और मैं आपको बताना चाहूंगा उस समय बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था कि आपने औरंगजेब का नाम APJ अब्दुल कलाम नेम से क्यों चेंज किया। सी, हमारे देश के लिए प्राइड है सर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि उनसे बेहतरीन साइंटिस्ट इस देश में कोई और नहीं। औरंगजेब ने एज ए इन्वेडर क्या किया, हमें भी पता है। ठीक है, मंदिर डिस्ट्रॉय किए, जो भी किया, फोर्स कन्वर्जन किया। जो हमारे सिख गुरु है, उनका सीधे गला काट दिया कि उनका सीधे गला काट दिया कि आप धर्म में परिवर्तित नहीं हो रहे। सो वो तो बड़े थे, तो ना जाने कितनों का फोर्स कन्वर्जन हुआ होगा इस देश में, जो कि वो पसमानंदा मुस्लिम्स में काउंट किए जाते हैं, जो कि अराउंड 80 to 90% इस देश में। और सबसे तकलीफ की बात यही होती है कि इस समय रैलियां निकली थी कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम इज नॉट अ ट्रू मुस्लिम, क्योंकि वो भगवत गीता से लेके बाइबल वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। सीरियसली, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतना कुछ है, स्टिल आप इनको इज्जत दे रहे हैं। तो ये वही बात है कि आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं देश को, अपनी कम्युनिटी को। ये सोचने वाली बात है। देखिए इतनी बड़ी न्यूज हो गई, इस पे मैंने कोई रैली निकलते हुए नहीं देखी। इस पे मैंने कोई रैली निकलते हुए नहीं देखी, या कुछ बाकी सब कुछ होते हैं तो वहां पे हर चीज पे रैलियां निकल जाती है, इस चीज पे रैली निकल, और ना जाने कितना प्रोटेस्ट हुआ। बट ये एकदम चीजें जो हैं ऐसे ही रह जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ये नहीं आते, यहाँ पे देखिए अगर SC ST एट्रोसिटी एक्ट लग रहा है, तो जो इनके जो लीडर बने फिरते हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि उनको माइनॉरिटी का भी वोट चाहिए, उनको SC ST का भी वोट चाहिए। तो वो बस जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, पंडित ब्राह्मण या अपर कास्ट, इसी के नाम पे झगड़वाते रहे। तो आप सबका काम है ये सब चीज समझना। सिविल सर्वेंट इज नॉट अबाउट, या फिर क्यों बोलते हैं कि प्रिपरेशन आपको बदल देती है, कुछ अच्छा बेहतर इंसान बनाती है, क्योंकि आप हर चीज समझने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अपोजिशन गिविंग कॉम्युनल ट्विस्ट, वही जो मैंने आपको कल बोला था कि अब वो बाकी जो है इसको कॉम्युनल ट्विस्ट देना चालू कर देंगे कि मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है। अरे सर, क्यों गलत हो रहा है?
चार शादी की जगह अगर एक शादी करने दी गई तो ऐसा क्या गलत हो गया? इस कौन सा पहाड़ टूट गया इसके लिए वो एक हो रहे हैं? बट इतनी बड़ी न्यूज सर, इतनी बड़ी न्यूज जो भी आपको ऊपर दिखाई है इसके लिए कोई एक नहीं। शर्म आनी चाहिए। मतलब मुझे पढ़ते समय इतना दुख हो रहा था, लेकिन ठीक है, न्यूज बनानी है, बताना है। तो वही गवर्नमेंट का कहना है कि सेफ गार्डिंग द ऑनर ऑफ वुमेन एंड इंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये ज्यादा जरूरी है, तो इस पे कोई कॉम्युनल ट्विस्ट ना दे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, विल अपोज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये इंडियन मुस्लिम लीग, अब यहाँ पे इंडिया जैसे पहली बात तो सेक्युलर कंट्री में ये इंडियन मुस्लिम लीग और ये इस वर्ड से चीजें होनी ही नहीं चाहिए कि इंडियन हिंदू लीग, इंडियन क्रिश्चियन लीग, ये सब होनी ही नहीं चाहिए। ये मुस्लिम लीग है तो यहाँ पे आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? यहीं पे की न्यूज आ रही है कि एपीजे अब्दुल कलाम के भी अगेंस्ट में भी चीजें हुई हैं। ओके। उसके अगेंस्ट भी ये पार्टीज उतर जाती है, ऐसे में कुछ नहीं होता। वाई? ये सवाल हमें खुद पूछना है, क्योंकि दैट इज द डेमोक्रेसी और हम खुद वोट दे रहे हैं। तो किस बुनियाद पे हम किसे दे रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि इंक्रीजिंग स्ट्रे डॉग्स अटैक वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट। सही बात है, क्योंकि दिल्ली में तो मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं ये होते हुए। काफी डॉग्स हैं। अब बच्चा वहां पे खेल भी नहीं सकता है, अगर छोटे बच्चे 3-4 साल के, 5-7 साल के, 8-10 कुत्ते वहां पे होते हैं। 2 डेथ हुई है यहाँ पे लास्ट मंथ। ओके, जहां पे जो है 2 डेथ हुई और बच्चों को सिर्फ कुत्तों ने काटने के कारण उनकी डेथ हो गई। अब सोचिए कितने काटते, इंजेक्शन का पेन उन्हें लेना पड़ता है, ये सब। तो ये चाइल्ड राइट की तो बहुत ही ज्यादा ये वायलेशन है। ठीक है, तो प्लीज जो डॉग लवर्स है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे ये ब्रीड का ही चाहिए, वो ब्रीड का ही चाहिए। अरे प्यार करिए ना, आप नस्ल भेद क्यों करते हैं? ये तो वही बात है, गोरा काला, जात पात, वही वाली बात है। जो स्ट्रेट डॉग से आप उनको इंजेक्शन लगवाइए और उनको पालिए, एटलीस्ट उनको भी एक घर मिल जाएगा। प्लीज ये शो ऑफ मत करिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, भाई मेरा मन है, मैं यही डॉग चाहिए, वही डॉग चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को भी इस पे कुछ रूल्स लाने चाहिए। अब आपका क्या कहना है आप देखिए, और साथ में ये जो एक पॉपुलेशन कंट्रोल भी होना चाहिए। देखिए, किसी को मारना वो सही चीज नहीं होती। जैसे नसबंदी एक चीज है, वैसे ही डॉग्स में भी अगर ये चीज की जाए, स्टरलाइजेशन, तो इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, है ना? वो उसको बहुत तेजी से करने की जरूरत है, क्योंकि एक लेवल से ज्यादा कोई भी चीजें सही नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं अब। वो यहाँ पे बात चल रही है कि ईपीएफओ जो है उसको अपनी प्रोसेस को और थोड़ा ये करना चाहिए। देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि आज के टाइम में सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। और आप और हम सब जानते हैं कि कहीं अगर नेम में एरर है, अगर हम पैन कार्ड को अटैच करने जा रहे हैं आधार कार्ड को, कहीं मिस लाइक स्पेलिंग सही नहीं है या डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो इसमें बहुत इश्यूज होने लगता है। वो डेटा ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम है, वो लेगा ही नहीं। और लेगा ही नहीं तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग वो वैसे जो भी प्रोविजंस आते हैं उसका बेनिफिट उठा ही नहीं पाते हैं। जिसे मनरेगा में भी इशू बहुत हो रहा है। अब देखिए मेरा नाम, अब इंडिया में एक सबसे खराब चीज ये है कि सामने आपसे पूछा भी नहीं जाता कि आपके नाम की स्पेलिंग क्या है, वो खुद ही फॉर्म भर देंगे कहीं भी। अब मैं अपना ही नाम बताता हूँ, मेरा नाम था PRATEE के, प्रतीक। 9th 10th क्लास तक यही चला। बट वो 10th में जो बोर्ड का फॉर्म भरा जाता है तो हमारी मैडम ने PRATIK करके भेज दिया। अब मजबूरी है, क्योंकि 10th का ही हर जगह सर्टिफिकेट चलता है। तो वो ही मैं आज भी, प्रतीक सौरभ, जब आपने देखा होगा चैनल, वहां पे PRATIK ही मैंने रखा है। तो ऐसे में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। अगर कुछ डॉक्यूमेंट उसके पहले बने होंगे डबल ई के नाम के, तो वो आपका मिसमैच का इशू करेगा। अब हर लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं है अभी तक, जो मतलब अभी 40s 50s में अनएजुकेटेड है, या उससे बड़े हैं जो पेंशन ले रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। या जो मनरेगा में काम कर रहे हैं वर्कर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे बात की जा रही है, वही जो इशू है आपका, आम आदमी पार्टी एंड ये तो मेन जो बोला जाए कि जो दिल्ली टेरिटरी में जो आइडिया, ये इश्यूज चल रहे हैं कि यूनियन चाह रहा है कि हम कंट्रोल करें दिल्ली को। अब इनका बोलना है गवर्नमेंट का कि आपने इसको यूनियन टेरिटरी बनाया है तो आधे पावर तो हमको दिए ही नहीं, इसको स्टेट घोषित किया जाए। तो अब अगर दो एंगल देखा जाए, कि एक एंगल तो ठीक है
कि स्टेट हो तभी सीएम को वो पावर होती है। बट सेकेंड एंगल ये है कि दिल्ली जो है सिर्फ स्टेट में, ये तो पूरे इंडिया का कैपिटल है। कैपिटल के साथ साथ जो जितने भी वर्ल्ड के सारे आपके एम्बेसीज हैं, वो भी दिल्ली में ही है। तो उनको प्रोटेक्शन देना है, उनके लिए भी सोचना है। आप समझिए इस बात को, कि क्योंकि अगर एक स्टेट के अंदर वो सारी पावर आ जाएगी, पुलिस कंट्रोल से लेके सब कुछ, तो सेंटर को जो सिक्योरिटी देनी होती है वो उतनी नहीं होगी। क्योंकि जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखा जाता है, तो कोई ये हम ये चेक नहीं करते ना कि हमारा यूएसए के टेक्सा के साथ क्या रिलेशन है, या यूएसए के और भी अदर स्टेट से उससे क्या रिलेशन है। हम ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ यूएसए को एज अ सिंगल यूनिट देखते हैं। तो कोई भी अगर भारत को देख रहा है, तो एक इंडियन स्टेट को बस एक तरीके से देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि अच्छा, जो अपने हमारा रिलेशन है हम वहां के दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ बनाएंगे। जी नहीं। तो वो रिलेशन होता है। मैं एक और आपको चीज बताना चाहूंगा। सपोज करिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है। अब वो उसका कहना है कि इंडिया ने अगर एक यूएस से ट्रीटी की, अब यूएस का बोलना है कि मुझे मेरी इंडस्ट्री आएगी, मान लीजिए टेस्ला आएगी, बट मुझे कर्नाटका में प्लांट डालना है। ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कर्नाटका गवर्नमेंट से पूछेगी क्या हम डाल सकते हैं? आप इसका जवाब दीजिए। तब पॉज करके पहले जवाब दीजिए। अब मैं बताता हूं, जी नहीं, वो नहीं पूछेगी। ये प्रॉपर लिखा भी हुआ है लक्ष्मीकांत में भी। वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन वो उनसे नहीं पूछे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटी है। ऐसे में हर स्टेट हर जगह से पूछने लगे तो काम ही नहीं होगा। ठीक है। तो और दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि कोई सेंटर, एक और लॉजिकल रीजन है इसका, ऐसे में क्या है कि अब जो कंपनी है, कंपनी क्यों चाह रही है मान लीजिए साउथ में आना, बिहार में क्यों नहीं वो कर रही? अदरवाइज अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार है अभी, और वो यूपी में है और बिहार में है, तो वो तो बोलती नहीं नहीं आप यहीं पे इंडस्ट्री लेके आइए। वो अपना पावर दिखाती, क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसा ही रूल है कि हमें स्टेट वालों से बात करनी पड़ती है। बाकी स्टेट माने ना माने सर, हमारी स्टेट मान जाएगी, क्योंकि वहां पे हमारी सरकार है। आप समझ रहे हैं बात को? बट ऐसे में तो कंपनीज नहीं आना पसंद करेगी, कि वो बोलेगी कि अरे सर मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए वो झारखंड में है, या मुझे पोर्ट के पास होना चाहिए, मैं वहां पे नहीं हो सकता, तो मुझे कर्नाटक या तमिलनाडु के आसपास होना चाहिए, या गुजरात के आसपास होना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं, हमें ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो वहीं पे ये भी बातें चल रही है कि हम सिर्फ किसी एक पार्टी का एंगल नहीं ले, हम हमेशा कंट्री को अबव रखिए हर चीज से। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। यही रैंकिंग जो कल आपको जो बताया था, ये उसी पे ही और उसका आर्टिकल आगे है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क जो है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि टॉप कहाँ से क्या है, जो मैंने आपको कल एनालिसिस बताया था। यही सेम वो एनालिसिस है। इसलिए डेली न्यूज़पेपर देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सर तो आप डेली जो है, अगर पहले का छूट भी जाता है तो आई विल रिक्वेस्ट यू आप देखें, और साथ में बाकी चीजें सीखेंगे जो मैं आपको एक अलग से इंफॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है। अब हम अगर बात करें, जैसे सावरकर जी पे भी यहाँ पे ये है, तो ये इस पे मैंने एक ऑलरेडी प्रीवियस इस पे बना के रखा हुआ है, इनके बारे में बताया हुआ कि कैसे काला पानी गए, क्या हुआ नहीं हुआ। ये सब कुछ ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। ठीक है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज सारे वीडियोस देखें, क्योंकि ये बस इनिशिएटिव कुछ दिनों पहले से हुआ है, तो आपको ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। और आप वैसे भी यूपीएससी के लिए 1 साल से 11 महीने तक अगर आपने अच्छे से डेली न्यूज पढ़ लिया तो सफिशियंट है। क्योंकि सारी न्यूज जो उसके पहले की भी, जो 2-4 महीने की जो पहले की भी न्यूज होगी, अगर इंपॉर्टेंट होगी, वो बार बार रिपीट यहाँ होके आ ही जाएगी। ठीक है। तो 1 ईयर इज सफिशियंट। और जब हम मेंस तक पहुंचते हैं, तो मेंस और इंटरव्यू तो वो 1.5 ईयर ऑलरेडी हो जाता है। जैसे जून में हमने दिया, अगले साल मानिए मई जून में एग्जाम है, वो 1 साल हो गया। फिर आपने मेंस दिया, फिर आपने इंटरव्यू तक दिया, तो 1.5 ईयर्स जो बोलते हैं, 1.6 ईयर्स, वो आपके फर्स्ट डे से लेके आपके इंटरव्यू तक। क्योंकि इंटरव्यू में तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो वो 1.5 साल हमें चाहिए रहता है। चलिए आगे। अब ये देखिए, भीम आर्मी, अगेन मैंने वही वर्ड बोला था, भीम आर्मी। वो बाकी जो रिलीजियस पे रहते हैं, इस्लामिस्ट और ग्रुप्स, वो सब बहुत ही बेकार चीजें हैं।
अब यहाँ खैर इन्हें स्टैब किया गया है, किन्हीं ने चाहे चाकू मारा है, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ये किसने मारा, क्रिमिनल्स ने, प्रोटेक्टेड बाय बीजेपी इन द स्टेट, मतलब उन्हें हर चीज पता है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल लिया जाता है चीजों का। लेकिन ना इन्होंने कुछ बोला अखिलेश जी ने, ये जो हुआ है इतना, क्योंकि वो यूपी के ही लोग थे और दिल्ली में ये चीजें हुई हैं। और ना ये भीम आर्मी ने, वो जो बेचारी बच्ची थी 16 साल की, ये जो बच्ची थी 16 साल की, भीम आर्मी जो SC ST एक्ट, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये जो यूसीसी के अपोज में जाने वाले जो मुस्लिम पार्टीज, इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो बोलने के लिए बचता ही क्या है सर? आप बोलते हैं, हाँ? क्योंकि इसमें क्या होगा कि वो जो माइनॉरिटीज जो ये वोट है, वो चले जाएंगे। और अब एक बात बताइए, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। आई थिंक एक पॉपुलेशन, एक वैल्यू होनी चाहिए। आई थिंक जो 1-2%, 4% होते हैं वो माइनॉरिटी है। बट यहाँ देखा जा रहा है मुस्लिम जो 14-15% उन्हें भी माइनॉरिटी में रखा गया। क्या ये सही है? ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या ये सही है माइनॉरिटी होना, क्योंकि जो बाकी जो पारसी हैं और जो बाकी बहुत बाकी धर्म के भी जो लोग हैं, वो बहुत ही माइन्यूट है। मीन्स वो थाउजेंड्स में, पारसी तो शायद 1 लाख भी नहीं बचे अब देश में। तो उनको बेनिफिट मिले, उनके पास ज्यादा चीजें जाए, क्योंकि अब जो इतने पॉपुलेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट आई गेस या थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम है इंडिया में, पूरे कंट्री में। तो माइनॉरिटी का एक दर्जा देना, होप सो आगे इस चीज पे भी कुछ हो। आगे देखते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट गेट्स अ मेकओवर विथ 2 न्यू जजेस ज्वाइनिंग। 2 नए जज जो है अब ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है। तो एक कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम एक सिस्टम है कि जिसके अकॉर्डिंग जो नए जज हैं वो अपॉइंट होता है। क्योंकि प्रोसीजर तो होना चाहिए ना कि कौन वोट करेगा, लाइक सीनियर मोस्ट जज करेगा या इस इतनों की पैनल बैठेगी वो करेगा। और इसमें हर कोई चाहेगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम रहे, है कि नहीं? वरना पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने हिसाब से ही जजेस डाल देंगे जो उनके इन्फ्लुएंस में ज्यादा है। ओके। तो इसीलिए अब देखिए, एक तो अभी कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है, बट इसके पहले एक NJAC आया। अब वो NJAC क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपका जो NJAC है, ये आया और इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया, क्योंकि कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। NJAC is a regulation that establishes the procedure to be followed by National जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे कॉलेजियम की बात हो रही है, वही सेम है। फॉर रिकमेंडिंग पर्सन टू अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है। अब NJC कब था? ये 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आप गूगल करके ये डाल देख सकते हैं, वहां पे आपको पता चलेगा कि ये जो एक्ट है वो अब नलीफाई है, वाइड नलीफाई। इसको कानून बन गया बट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये पावर भी होती है उनके पास। अब ये कहाँ से आई, कैसे आई, आप कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। ठीक है। तो ये 2014 में सेटअप किया गया था, बट जैसे ही आया उसके बाद जो है से तुरंत ही वाइड नलीफाई सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि ये गलत है, क्योंकि उसमें ऐसा हो रहा था कि पावर ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जा रही थी कि नियुक्त कौन करेगा। जैसे वोट की जब हम परसेंटेज करते हैं, देखिए NJC अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब पुराना हो गया, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया था, बहुत बड़ी बात होती है कुछ बिल पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड कर दिया। अब वो उसके अंदर क्या था उतना एग्जैक्ट जानने की तो जरूरत नहीं है, बट हाँ ये हमें पता होना चाहिए कि जो एक्चुअल में जो वोटिंग राइट्स थे वो ऐसे थे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ना चाहे तो वो जज जो है वो नियुक्त नहीं हो सकता। जैसे सपोज करिए 3/4 जो है वोट होना चाहिए। अब सारे मतलब इंटेलेक्चुअल्स प्लस आपके सुप्रीम कोर्ट जज जो मतलब जैसे जो ऑलरेडी है वहां पे, और बाकी जो हाई कोर्ट जज और बाकी भी जो लॉ मिनिस्टर है, सबकी अगर वोट को जोड़ दिया जाए तो भी मान लीजिए वो 60% ही होगा। 75% वोट चाहिए, तो इट मीन्स वो वीटो पावर किसके अंदर आ गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये दिक्कत थी, तो इसीलिए क्या किया गया कि इसे नल एंड वाइड किया गया। और यहाँ पे सबसे अच्छी और मजे की बात मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि जब ये बिल पास किया गया, ना कांग्रेस ना तृणमूल कांग्रेस, कोई पार्टी ने इसकी आलोचना नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हर पार्टी यही चाहती है ना कि कोई बात नहीं, अभी ये बिल पास कर रही है बीजेपी, बाद में तो ये हमारे काम का भी है।
कि हमारे हिसाब से भी ये पहुंच जाएंगे, तो इस पे किसी ने नहीं किया। तो जहां पे इनका अपना फायदा होता है निजी, एकदम चुप हो जाते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी। और जहां पे उनका वोट बैंक आ रहा हो, वो वहां पे उसे इश्यूज में क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया, वो बच्ची का ये डेथ हुई तो यहाँ पे इतना हंगामा हो गया, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर वो लड़का कोई इसकी जगह ये ना होता, एक फॉरवर्ड कास्ट का होता, और गलती से भी अगर वो फॉरवर्ड कास्ट का होता, तो फिर वो SC ST वाले भी आ जाते, वो सारी चीजें आ जाती। ये चीजें गलत है। अगर किसी की डेथ हो रही है, ये हो रही है, अब कास्ट के हिसाब से आप अपना पॉलिटिकल एंगल देखेंगे, आप वहां पे अपना फायदा नुकसान देखेंगे। इससे ज्यादा शर्म की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ये बहुत जरूरी है। चाहे एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, उस पे भी कुछ बातें हो रही थी कि 33,000, 3,000, मैं कहता हूं एक के साथ भी अगर वो हुआ है, ठीक है, तीन क्या, एक के साथ भी हुआ है वहां पे, तो हर एक जान की कीमत होती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अलर्ट करना हमारा काम है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी शादियां नहीं हो रही है, इंटरफेथ या गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। अभी भी बोलते हैं ना कि अगर आपको शादी करनी है, आप इंटरफेथ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कि अगर एक हिंदू लड़का भी एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन लव जिहाद जो एक वर्ड आया था, वो सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम ही शादी कर रहा है, अब कोई भी धर्म से कोई भी धर्म, क्योंकि आप नाम बता के करिए। ठीक है। कि आप प्रतीक है या परवेज है, आप नाम चेंज करके किसी के साथ ये चीज नहीं करी, कि धोखाधड़ी में जाके कहीं शादी कर ली, अब तो शादी कर ही ली है, घर वालों ने बाइकआउट कर ही दिया है, तो अब तो रहना ही पड़ेगा इसके साथ। वो बहुत ऐसी मजबूरियां हो जाती है। तो गवर्नमेंट का सिंपल बोलना है कि आप, अगर मतलब ये नहीं है कि किसी मुस्लिम लड़का हिंदू लड़के से शादी कर रहा हो, अगर हिंदू लड़का भी मुस्लिम लड़के से शादी कर रहा हो, आपको पहले जाना है गवर्नमेंट के पास, एक रिटर्न में देना है कि हम शादी करेंगे, और उसकी जो भी 1 या 2 मंथ बाद है आप शादी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये सब लॉ को, जो सही लॉ है, आपको उस पे ये चीज नहीं करनी चाहिए। कि ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसा हो रहा है, ताकि वहां पे ये चीज भी देखा जाए कि वो स्वेच्छा से कर रही है। शादी के पहले जैसे कैटरीना कैफ ने भी शादी की, करेक्ट, कैटरीना कैफ ने की, तो भाई उनने भी बताया होगा कि मेरा ये है, मैं इससे करने वाली हूं। ओके। तो वो चीज जरूरी होती है। और अगर कोई आपको बोले कि, अगर देखिए आपका खुद का इंटरेस्ट है किसी धर्म में, तो सेक्युलर है, आप जो अपना है, मैं चाहूं मैं क्रिश्चियनिटी अपनाऊं, मैं हिंदुइज्म अपनाऊं, मैं कुछ भी अपनाऊं, चलता है, क्योंकि मेरा पर्सनल हक है, मेरा अधिकार है ना, और इंडिया हमें ये अधिकार देता है। लेकिन कोई ये बोल दे कि अच्छा, इफ यू वांट टू गेट मैरिड विथ मी, तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा, या तुम्हें क्रिश्चियनिटी या तुम्हें हिंदू धर्म अपनाना होगा, तो यकीन मानिए वो आपसे प्यार करता ही नहीं। और ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, और इसलिए भी अगर कहीं लिखा है, लोग दोगलापन करते हैं, इसलिए भी यूसीसी जरूरी है। क्योंकि जो आपको आपका अस्तित्व मिटाने के लिए कह रहा है, आप जिस कल्चर में जैसे जो पढ़े बड़े, आपको पूरा माइंड वॉश कर रहा है, तो वो आपसे क्या प्यार करेगा? आप 2 4 दिन, 10 दिन, साल भर, 10 साल, मतलब आप बचपन से जो चीज आप मानते आ रहे हो, आपको कोई वो जबरदस्ती तोड़े निचोड़े, तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है। आपने भी देखा होगा, ऋतिक रोशन की वाइफ का नाम सुजैन खान था, सुजैन खान ही रहा, कोई जरूरी नहीं था वहां पे टाइटल चेंज कर। दैट आई एम सेइंग यू, है ना। तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि आप इस तरीके से रहें। बाकी आप कहीं शादी करें, कहीं रहें, बिल्कुल प्यार से अच्छे से रहें, इसमें कोई इशू नहीं है, कि आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस। ठीक है। तो हमें ये सब इश्यूज को बहुत अभी, चीजों को अच्छे से टैकल करना है, तभी जाके, जब तक हम ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स नहीं करेंगे, हम चाइना और बाकी कंट्री की तरह डेवलप कैसे करेंगे और लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब पीएम विजिट जो थी, वही जयशंकर सर का कहना है कि मोस्ट प्रोडक्टिव एवर, वही जो बात की, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो किया गया, और जो माइक्रोचिप्स और ये सब के लिए भी जो अब इंडिया में प्लांट्स लगाने की बात की जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि टेस्ला भी इंडिया में आए, क्योंकि काफी उन्होंने भी तारीफ की थी, मोदी और बाकी यहाँ के। देखिए, तारीफ क्यों की, क्योंकि आप तारीफ किसी इंसान या पार्टी वाली बात नहीं होती है यहाँ पे। जब आपको पता चलेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने कितना अच्छा किया, रैंक हमारा 130 140 रहा करता था, आज वो अराउंड 60 के अराउंड है।
इतने कंट्रीज को हमने पीछे छोड़ दिया। चाइना में तक ये न्यूज आई थी कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए, क्योंकि उनके सारी पॉलिसी अच्छी ही होते हैं, प्लस वहां डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वहां तो जबरदस्ती कुछ भी इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, ये तो आप मानते ही। ना लेबर लॉ है ना कुछ है वहां पे। तो उनने बोला हमें इंडिया से सीखने की जरूरत, क्योंकि इतना अच्छा रिफॉर्म करके यहाँ पे ये चीजें हुई हैं कि अब इंडस्ट्री यहाँ आके आराम से चीजें कर पा रही है। अगर आप कंपनी खोल रहे हैं नहीं चल रही है तो वो भी आप एग्जिट अब आसानी से हो जाता है, पहले की तरह नहीं रहा है। ओके, उसी की बात की जा रही है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप से एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि वैसे ये बहुत अच्छे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, और इनकी वाइफ भी जो है वो जापानीज है, जापानीज मूल की है। तो वाकई मानना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर्सनल भी अच्छा है और प्रोफेशनली तो बहुत अच्छे हैं। क्या आपको ये पता था इनके बारे में? तो आप अगर हाँ तो बताइए, अगर नहीं पता था कि इनकी वाइफ वहां से है तो भी आप बिल्कुल, आपको भी जान के आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि मुझे जब पता चला तो आई वाज लाइक रियली ने स्माइलिंग, कि मुझे काफी ये लगे कि मतलब वो लव से लेके अपने प्रोफेशनल लाइफ हर जगह एक परफेक्ट कोई अगर आपको मिल रहा हो तो वो मतलब बहुत अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, सारे कवर कर नहीं सकते, बाकी जो रिपीट हो रहे हैं मैं वो रिपीट पे ज्यादा टाइम देना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। ठीक है। तो अब एक ये है, आरबीआई ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी रेजिलेंट डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क, कि काफी रेजिलेंट है, स्ट्रांग है, फर्म है। तो हमारी इकोनॉमी, क्योंकि ग्लोबल रिस्क की जब बात की जाए, देखिए कोविड ही था एक ग्लोबल रिस्क था। अभी जो यूक्रेन और ये वॉर चल रहा है, रशिया, वो भी कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई में इतने इश्यूज ला रहा है। काफी अलग अलग तरीके के इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है। इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है चाइना में भी काफी ज्यादा। तो ये हर चीज इम्पैक्ट करती है। बट उसके बावजूद जो इंडियन इकोनॉमी है वो रेजिलेंट है और एक कंटिन्यूअस अच्छे वे में बढ़ती रहेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। ठीक है। एक यहाँ पे अच्छी चीज ये आई है कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 1% रह गया है बैंक का। अब नॉट लाइक, ये जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो क्या होता है कि सपोज करिए कि मैंने आज लोन लिया और 90 दिन तक या फिर पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम पकड़ लेते हैं, जो भी है जो स्पेसिफाई किया है आरबीआई ने, 180 डेज या 360 डेज तक वो पैसा नहीं आया और वहां वापस आने की उम्मीद भी नहीं है, तो वो सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, कि पैसा दिया और फंस गया, वापस आया नहीं बैंक के पास। अब वापस नहीं आएगा तो फिर से पैसा कैसे मार्केट में घुमा पाएंगे? तो ये इश्यूज होते थे। तो पहले बहुत हाई नॉन परफॉर्मिंग था, बट अब जो यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए गए उसके बाद जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 10 ईयर्स लो पे चला गया है। 10 ईयर्स लो पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर जरूर कर दें, ताकि ये जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन पर उनके पास पहुंच पाए। ठीक है। और आप ये जरूरी नहीं है ये न्यूज़ कोई पढ़ने के लिए ही है, या आप कोई किसी को भी, आप अपने मतलब पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं भी शेयर कर सकते हैं कि न्यूज़ क्या चल रही है दुनिया में, कैसे क्या क्या हो रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी थॉट प्रोसेस ठीक है जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा किसी में 1% भी एक अलग एंगल से देखे चीजों को, है ना, कि वो मीन्स किसी पे टिक ना रहे कि सिर्फ यही सही व्यू है या यही गलत है। कहीं भी कुछ 100% सही गलत नहीं होता, चीजें हमेशा रिलेटिव होती हैं। तो मेरा वही बस समझाने की कोशिश होती है कि जैसे कि मैं आपको बोल भी रहा था कल, अभी देखिएगा ये पार्टीज आएंगे, अब वो वही यूसीसी पे बाकी सब बवाल करना चालू कर रहे हैं। क्यों बवाल कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? अगर एक 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 बच्ची की डेथ हो जा रही है, उसमें अगर इस्लाम या किसी भी धर्म का नाम आ रहा है, या किसी टेररिज्म ग्रुप में नाम आ रहा है, तो वैसे आपका धर्म खतरे में नहीं आ रहा है, आप उस पर प्रोटेस्ट नहीं करते, आप उस पर कुछ नहीं करते। हाँ, नारे निकलते हैं, हर हर घर से अफजल और पता नहीं क्या निकलेंगे, आप वो सबको सपोर्ट करते हो, तब आपका धर्म नहीं खतरे में आता। निगेटिविटी ऑब्वियसली फैलती है ना, ऑब्वियसली फैलती है। देखिए मैं खुद मानता हूँ कि पहले जो कन्वर्जन हुए इतना ज्यादा ये जो क्रिश्चियंस जो लोग हैं, काफी ज्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किए ट्राइबल्स और इनको, क्योंकि वो मेन लीग में उतने अटैच्ड ही नहीं थे।
ठीक है। जो कुछ जो दलित लोग हैं वो भी कन्वर्ट हुए अलग में। मैं बिल्कुल मानता हूँ यहाँ पे हिंदुइज्म के जो अपर कास्ट और बाकी सबकी जो गलती थी, उसका रीजन है कि आपने वो अपनापन नहीं दिया। बट आज जो है वो अपनापन है, सब साथ में खा रहे हैं, घूम रहे हैं, इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं, सब बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। तो अब वो चीजें नहीं रह गई। ठीक है। तो इसीलिए जो एक वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अब दिखता है कि वो है, अब हर कोई एक है और हर कोई नेशन फर्स्ट को रखता है। तो वो चीज बहुत जरूरी है ना? क्योंकि हमारा कल्चर क्या सिखाता है कि पूरा वर्ल्ड जो है एक परिवार है। ठीक है। तो हमें इस तरीके से लेके चलना चाहिए। ओके। एंड थैंक यू वेरी मच। अब पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।